पिछले प्रयासों की गलतियों से मैंने सीखा, कई सारी चीज़ों की गलतियों से मैंने सीखा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और कैसे कंसिस्टेंट रूप से आपको एग्ज़ाम की जो डिमांड है उस डिमांड को समझते हुए, देखिए डिप्रेशन में तो नहीं आना चाहिए, डीमोटिवेशन आना स्वाभाविक है। डीमोटिवेशन आपको आता है, आने दीजिए। डिमोटिवेशन जरूरी भी है, कभी कभी ठोकर लगना भी जरूरी होता है। काफ़ी जटिल सवाल पूछा है आपने, है ना? तो मैं तो पढ़ना पड़ेगा आपको और आपको पढ़ना है। सीसेट खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी एक बड़ा बैरियर रहा है, लोग नहीं निकाल पाते। मैंने कई जूनियर्स को भी देखा है जिनके सीसेट में जीएस में 100 नंबर 110 नंबर तक हैं, लेकिन सीसेट में वो 3 नंबर 4 नंबर बनाए थे डाटा और फैक्ट सीट्स के माध्यम से। तो उस डाटा फैक्ट्स को मैंने कहीं कहीं जगह अप्लाई करने की कोशिश किया था, हालांकि कम रिवीजन की वजह से उतना ज़्यादा हो नहीं पाया। तो अगर मैं शायद ज़्यादा वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ शशि शेखर सर है। सर का सिलेक्शन यूपीएससी सीएससी एग्जाम में 240 रैंक के साथ हुआ है। सर बिहार के रहने वाले हैं। सर से आज हम बातचीत करने वाले हैं, स्ट्रगल सब कुछ पे, बुक लिस्ट। यदि आप लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट होता है आप सब लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले सर, इस एग्जाम में सफलता के लिए आपको नैन अल्टीमेट टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। सर कैसा लग रहा है आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलैक्स महसूस हो रहा है। से नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड सब कुछ बताइए सर शुरुआत से। मेरा नाम शशि है, मैं बिहार के जहानाबाद से रहने वाला हूँ। मैंने एमएससी फिजिक्स की है पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं तैयारी करने दिल्ली आया था। रिजल्ट आने के बाद किसने आपका रिजल्ट देखा है और आपने किसको सबसे पहले कॉल किया और कैसा रहा पूरा दिन? एक्चुअली मैंने ही अपना रिजल्ट देखा था, एंजाइटी थी कि रिजल्ट आ रहा है और तो उस हिसाब से मैंने ही देखा था, पीडीएफ में मेरा ही रहा और मैंने कई बार वेरीफाई किया कि मैं ही हूँ ना। और उसके बाद फिर मैंने मम्मी पापा को कॉल किया, वो भी काफ़ी खुश थे कि चलो इतने लंबे इतना लंबा टाइम इंटरवल है उसके बाद फाइनली आपने कर दिखाया। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, पेरेंट्स को काफ़ी अच्छा लगा और एक खुशी का पल था पूरा दिन। सर आपका कौन सा प्रयास था? मेरा 5वां प्रयास था। सर पिछले प्रयासों का आप किस तरह से देखते हैं? पिछले प्रयासों की गलतियों से मैंने सीखा, कई सारी चीज़ों की गलतियों से मैंने सीखा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कैसे कंसिस्टेंट रूप से आपको एग्ज़ाम की जो डिमांड है उस डिमांड को समझते हुए अपनी जो स्टडी है उसमें रिवीजन और आंसर राइटिंग, सारे पहलुओं को उचित परसेंटेज के हिसाब से समावेशित करना चाहिए। तो ये मैंने इस पिछली गलतियों से ये सारी चीज़ें सीखी और इसको मैंने इस बार अप्लाई किया। रिजल्ट आने से पहले सर इस एग्जाम के बारे में आप क्या सोचते थे? मैं काफ़ी पहले से चूँकि आया था, 2014 में तैयारी करने आया था, तो मैंने देखा था चीज़ों को और काफ़ी सम्मान और प्रतिष्ठा मेरे अंदर ब्यूरोक्रेट्स के प्रति है। कुछ वजहों से कुछ ब्यूरोक्रेट्स की वजह से धूमिल प्रतिष्ठा होती है, लेकिन जो जैसा कि कहा जाता है कि स्टिल फ्रेम है इंडिया का, है ना? तो जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो इनके माध्यम से, जो भी सिविल सर्विसेज के माध्यम से बनते हैं, देश को नई दिशा देने में यही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना? तो मुझे भी इसका एक पार्ट बनना था और जो एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है मुझे भी उसमें एक भागीदार बनना था। तो सम्मान और प्रतिष्ठा ऑलवेज मुझे दिखी है इस सर्विसेज में। सर इस तैयारी के दौरान कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो है एस्पिरेंट जो है डिप्रेशन में जाते हैं, क्या वजह होती है सर? डिप्रेशन से कैसे बचा जाए फिर तैयारी के दौरान? देखिए डिप्रेशन में तो नहीं आना चाहिए, डीमोटिवेशन आना स्वाभाविक है। डीमोटिवेशन आपको आता है, आने दीजिए। डिमोटिवेशन जरूरी भी है, कभी कभी ठोकर लगना भी जरूरी होता है ना? तो डिमोटिवेशन जरूरी है, आने दीजिए और बट उसको डिप्रेशन में मत तब्दील होने दीजिए। डिमोटिवेशन आएगा, इतना वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड का, तो आपको आएगा। सिलेबस इतना वास्ट है, चीज़ों को इतना पढ़ना है, 1 साल का पूरा टायरिंग प्रोसेस है। अगर आप किसी भी स्टेप में सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर से पूरा 1 साल का प्रोसेस है। तो आएगा डिमोटिवेशन, कदम कदम डिमोटिवेशन आएगा। हो सकता है प्रतिदिन 2 दिन 4 दिन के बाद डिमोटिवेशन फील आने लग जाए, आने दीजिए। बस उसको हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर और डिप्रेशन में मत जाइए। आए डिमोटिवेशन, किसी से बात कर लीजिए, सकारात्मक लोगों से बात कीजिए, पॉजिटिव जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, फ्रेंड सर्कल में मम्मी पापा से बात कर लीजिए, कुछ देख लीजिए, बट उसको हावी मत होने दीजिए अपने आप पर कि मुझे डिमोटिवेशन आ रहा है। तो मैं बस ये कहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि लोगों में आता है, खास करके उन लोगों में जो जिनका किसी वजह से लंबे समय तक हो नहीं रहा है, जैसे मेरा ही केस देखिए।
तो आने लगता है सेल्फ डाउट आने लगता है कि नहीं शायद मैं उस काबिल हूँ कई बार ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं होगा, कुछ और करते हैं, पीसीएस देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, कुछ काम करते हैं। हाँ बिल्कुल लगता है आपको, हर चीज में आने लग जाता है। आप समाज से भी कभी कभी कटने लग जाते हो, लोगों के कॉल रिसीव करना, या फिर आप भी नहीं कॉल करते हो, क्या कॉल करूं, आपको फील आने लग जाता है आपके अंदर कि घर जाऊंगा क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या सोच रहे होंगे। हाँ ये सारे फैक्टर्स हैं, अपने आप में वो फेलोरिटी का भाव आता है, लोगों में आता है। हालांकि मेरे अंदर इतना नहीं आया, मैं इस मामले में काफी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव रहे, मेरा फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा रहा और मेरे मेंटर्स गाइडेंस लोग काफी अच्छे रहे। तो मेरे अंदर नहीं आया, लेकिन हाँ मैंने देखा है लोगों में आते हैं, बट नहीं आना चाहिए। आप मोटिवेट रहिए, डिप्रेशन में मत जाइए कभी भी। सर रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट सर एक मान लो कोई नया एस्पिरेंट आया सर दिल्ली तैयारी करने के लिए, तो कई बार एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि मॉक टेस्ट लेके आ गया और सॉल्यूशन देख के खुद से सॉल्व करने लगते, तो मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए एस्पिरेंट को सर? मॉक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम का। आपको जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो आपको लगाना चाहिए, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। सिलेबस पढ़ने के बाद या सर मतलब पहले से शुरू कर देना चाहिए? नहीं ऑब्वियसली बात है, सिलेबस तो कोई आएगा तो सबसे पहले वही पढ़ेगा। अगर बिना सिलेबस आप पढ़े आ रहे हो तो फिर आप तैयारी अच्छे से कर नहीं रहे हो ना, तो सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे एक विषय जैसे फिजिक्स का जैसे पॉलिटी कंप्लीट हुआ तो पॉलिटी का मॉक टेस्ट लगाइए। पॉलिटी में कुछ सेक्शन कंप्लीट हुआ तो आज के बच्चे ऐसे होते हैं जैसे एक चैप्टर सर मान लो डीपीएसपी कंप्लीट हो गया तो डीपीएसपी का कहीं से बुक ले आया, वहां से क्वेश्चन सोल्व करने लगा, ये सही है सर? बिल्कुल बिल्कुल लगाना चाहिए। इनफैक्ट जो कोचिंग्स के या जो संस्थानों के टेस्ट सीरीज होते हैं मॉक टेस्ट, उसमें भी ऐसे ही सेक्शनल टेस्ट से पहले स्टार्ट किया जाता है, फिर फुल लेंथ होता है, तो बिल्कुल सेक्शनल टेस्ट लगाने चाहिए। एनसीईआरटी का क्या योगदान है इस एग्जाम में? क्या बिना एनसीईआरटी पढ़े सर रिजल्ट लिया जा सकता है? काफी जटिल सवाल पूछा है आपने, है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं होगा, या पढ़ लोगे तो हो ही जाएगा। कई बार होता है सर कि एस्पिरेंट एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ने में अच्छा लगता ही नहीं है सर, एक दो पेज पढ़ा या एक दो चैप्टर पढ़ा, फिर सोचते चलो छोड़ो मेन बुक है वही पढ़ लेते हैं, इसके बारे में बताइए। नहीं, अच्छा लगना खराब लगना अलग चीजें हैं। अगर आपके सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा आपको, और आपको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा बेस बनाता है और वन ऑफ द बेस्ट जो हमारे देश के एनसीईआरटी में जो काफ़ी अच्छे जो पुस्तक कमेटी होती है, जो पुस्तक बनाती है, वो सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर से बनी होती है। तो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है हमारे देश का। अगर आप उसको पढ़ोगे तो हर विषय की बेसिक समझ के साथ साथ एक मिड लेवल का काफ़ी अच्छा समझ हो जाता है। हालांकि हायर लेवल के लिए आपको एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफरेंस जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी को स्किप करना एडवाइजेबल नहीं है। नेगेटिव मार्किंग सर कैसे बचा जाए इस एग्जाम में? जैसे कि आपको पता है कि 200 नंबर का सर 100 क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स में, तो कितना अटेम्प्ट करना चाहिए सर स्टूडेंट को? ये जैसा क्वेश्चंस का लेवल आजकल बढ़ रहा है उसके हिसाब से कोई ऐसा पैरामीटर मैं नहीं कहूँगा कि है, बट आपको कम करने में पिछले 3 साल से जैसा प्रीलिम्स का सवाल आ रहे हैं उसमें अगर आप कम अटेम्प्ट करोगे तो काफ़ी रिस्क जोन में आप हो कम अटेम्प्ट करने पे, क्योंकि एक्यूरेसी कम हो रही है पिछले 2-3 सालों में। तो एक्यूरेसी कम है तो आपको थोड़ा अटेम्प्ट कम करोगे तो मेरे हिसाब से डेंजर है। सीसेट के लिए सर बताइए कुछ। सीसेट खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी एक बड़ा बैरियर रहा है, लोग नहीं निकाल पाते। मैंने कई सारे अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल में जूनियर्स को भी देखा है जिनके सीसेट में जीएस में 100 नंबर 110 नंबर तक हैं, लेकिन सीसेट में वो 3 नंबर 4 नंबर से पीछे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं सर इसमें कहा जाता है गूगल ट्रांसलेशन वगैरह भी दिक्कत आती है उससे। नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। कभी 1-2 सालों में ऐसा आया था, लेकिन और आपको इतना इंग्लिश पढ़ने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कोई इस वजह से ये बच के नहीं भाग सकता है कि मुझे तो इसका इंग्लिश नहीं आता है, क्योंकि आप इंग्लिश ऐसे भी कंपलसरी पेपर आपको देने हैं। तो वो यूपीएससी की समस्या है, यूपीएससी को ही उससे सुधार करने दीजिए। एज ए एस्पिरेंट आप उस चीज़ में मत जाइए जो आपके हाथ में नहीं है, वो यूपीएससी के हाथ में है। तो बड़े बड़े लोगों को उसमें सुधार करवाने दीजिए। आप देखिए कि यूपीएससी ये दे रही है, हम कैसे करें। आप इसके लिए आप मतलब कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, तो आपको बस ये है कि उससे तारतम्य बैठाइए और उसको मतलब उसको भेजने की कोशिश कीजिए। सर मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी आपने कैसे किया था? मैंने विजनाइज का सारा टेस्ट सीरीज लगाया था, और उसके साथ साथ मैंने अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे डाटा और फैक्ट शीट्स के माध्यम से। तो उस डाटा फैक्ट्स को मैंने कहीं कहीं जगह अप्लाई करने की कोशिश किया था। हालांकि कम रिवीजन की वजह से उतना ज़्यादा हो नहीं पाया, तो अगर मैं शायद ज़्यादा यूज करता तो हो सकता है कि मेरे रैंक्स भी अच्छे और इम्प्रूव हो सकते थे। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाइए। हालांकि कई सारे लोग सबका बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बना पाएँ करियर के मतलब तैयारी के प्रारंभिक समय में तो बनाइए, लेकिन अगर कम समय है तो स्मार्टली तरीके से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक का शॉर्ट नोट्स और उसमें डाटा फैक्ट्स वगैरह रखिए, चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सर आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया था? इंटरव्यू के लिए मैंने कोई अलग से तैयारी की नहीं। मेरा जो व्यक्तिगत जो जैसे मैं हूँ
वहाँ पे भी वैसे ही था। बस हाँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए चीज़ें थी, थ्रेड्स थी कि आप कहाँ से पढ़े हैं कुछ चीज़ें, तो उसको मैंने अपने जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डैफ होता है, तो डैफ के हर सेगमेंट पर क्वेश्चंस तैयार हुआ और उस क्वेश्चंस का आंसर जो एक रीजनेबल और जो एक उचित आंसर होता है वो तैयार था हमारे पास, और उसमें ईमानदारी का एक पुट था, तो मैंने बस वही तैयार किया और करंट अफेयर्स मैंने उसको देखा था अच्छे से। सर, आप अंत में एक सवाल है आपसे कि उन एस्पिरेंट को क्या कहना चाहोगे सर जो कि हिंदी मीडियम से है सर, दिल्ली में रह के या फिर कहीं बाहर रह के तैयारी करें, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे सर अंत में? मैं ये कहूँगा कि हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। हिंदी ही है, हिंदी कुछ गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, मातृभाषा है हमारी। तो हिंदी में आप हैं तो हीन भावना का शिकार मत होइए, आप उस लेवल तक लाइए जिस लेवल तक इंग्लिश मीडियम के बच्चे तैयारी करते हैं, आप उस लेवल को अचीव कीजिए। आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए, पिछले साल रवि सिहाग जी का हुआ, और भी 2-3 लोगों का काफ़ी अच्छे रैंक्स में हुए, तो आते हैं, पहले भी रैंक्स आ चुके हैं, गंगा सिंह सर का आया है, तो लोगों के आते हैं। हिंदी इंग्लिश का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपना कमांड कीजिए, सब्जेक्ट पर कमांड कीजिए, लैंग्वेज पर कमांड कीजिए, आपके नंबर्स आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।